तो सालार का वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब अगर तुम सालार के वर्ल्ड यानी खानसार को नहीं समझोगे तो तुम्हें सालार पार्ट 2 मूवी नहीं समझ में आएगी। खानसार में कितने सारे कबीले हैं, किस कबीले में कौन सा हीरो है और कौन सा विलन है, और इस कबीले में जो राजा मन्नार है वो मन्नार कबीले का है, और उसने सौरयांगा कबीले वाले लोगों को ही क्यों मारा। वो चाहता तो अपने पास में घनियार कबीले वाले लोगों को भी खत्म कर सकता था, लेकिन उसने केवल सौरयांगा कबीले वालों को मारा। और आगे चल के इनमें से कौन सा कबीला खत्म होने वाला है और सौरयांगा कबीला अभी वापस से जिंदा होकर के आ गया है, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड का एक्सप्लेनेशन की कैसे खानसार बना एंड आगे उसका क्या होगा और कैसे वर्धा और देवा आगे चल के दुश्मनी करेंगे, ये सभी इस चीजों से जुड़ी हुई है। तो आज मैं पूरा का पूरा सालार के इस खानसार के वर्ल्ड को तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके पास्ट को और उसके फ्यूचर को। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो खानसार की शुरुआत होती है 1127 से। इस समय कई सारे डकैत होते थे, ये बहुत ज्यादा खतरनाक डकैत होते थे। वो हर जगह जा करके लूटने के साथ साथ वहाँ जितने भी गांव में लोग रहते थे उनको मार देते थे। लेकिन ये सारे डकैत सारी चीजें लूटने के बाद जंगलों के बीचों में एक जगह ढूंढे जहाँ पर ये लोग अपना कबीला बनाए, एंड वो कबीला धीरे धीरे उसको पड़ा नाम खानसार। जो खानसार नाम की जगह थी उसमें 3 ग्रुप ऑफ डाकू रहते थे, जिनको 3 कबीला बोला गया। मतलब 3 जातियां बोल सकते हो जिसको। तो पहला था मन्नार कबीला, दूसरा था सौरयांगा कबीला और तीसरा था घनियार कबीला। अब फिर क्या होता है, इन तीनों कबीलों में जो सबसे पावरफुल कबीला था वो था मन्नार कबीला। एंड टाइम टू टाइम जब ये टाइम आगे बढ़ा, देन टाइम आता है 1747। इस टाइम में अंग्रेज आए। वो चाहते थे कि हर जगह वो राज कर सके, इसीलिए उन्होंने चाहा कि वो खानसार में भी जाकर के राज करें। लेकिन वो खानसार गए तो वहाँ पर भाई इतने खूंखार लोग रहते थे कि उन्होंने अंग्रेजों को मार डाला। जितनी बार भी अंग्रेज जाते थे वहाँ पे वो अंग्रेजों को मार डालते थे। ऐसे ऐसे खानसार धीरे धीरे करके पावरफुल हुआ। अब आता है टाइम 1947। ये एक ऐसा टाइम था जब इंडिया का संविधान बन रहा था, इंडिया को आजादी मिल चुकी थी एंड पूरी का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसी चीज में परेशान था कि जो खानसार नाम की जगह है उसको इंडिया के मैप में रखे या ना रखे। पूरे इंडिया का जो संविधान है वो खानसार पे लागू होगा कि नहीं लागू होगा। एंड उसके बाद आता है खानसार का सबसे बड़ा नायक जो मन्नार कबीले का था, जिसका नाम था शिव मन्नार। शिव मन्नार आता है और अपने हाथों से खानसार को इंडिया के मैप से मिटा देता है। एंड वो कहता है कि इंडिया के कोई भी कानून खानसार के पर लागू नहीं होंगे, लेकिन खानसार के जितने भी कानून हैं वो पूरे इंडिया के अंदर लागू होंगे। क्योंकि खानसार इतना ज्यादा पावरफुल था, इतना ज्यादा डरावना था कि उसकी बात पूरे के पूरे इंडिया को माननी ही थी। क्यों? क्योंकि जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होती थी, चाहे ड्रग्स डीलिंग, गैम्बलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, वो सारी चीजें खानसार ही करवाता था और खानसार उसका सबसे मेन गुट था। एंड जब भी कोई इसके अगेंस्ट जाता था खानसार के लोग उसको मरवा देते थे। मतलब खानसार का मेन पावर उसकी डर था। लोग उससे बहुत डरते थे, उससे बहुत खौफ में रहते थे। एंड टाइम टू टाइम वो इतना पावरफुल होता गया कि लोग उस जगह का नाम लेने से भी घबराने लगे। खानसार की इतनी पकड़ मजबूत हो गई थी कि वो राजनीति में भी अपने बंदों को लाने लगे, जिससे कि उनकी पकड़ अब पूरे के पूरे पॉलिटिक्स में भी रहे। धीरे धीरे टाइम बनता है तो यहाँ पर जो शिव मन्नार होते हैं वो देखते हैं कि भाई खानसार अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है एंड उन्हें ये दिखता है कि पूरा का पूरा कारोबार तो अब डर पे टिका हुआ है। लेकिन कितने दिनों तक? कभी ऐसा भी टाइम आएगा कि खानसार के ही लोग खानसार के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे और उस गद्दी के लिए लड़ाई करेंगे जिस गद्दी पे आज वो बैठे हैं। तो उन्होंने एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लिखी जिसका नाम था निबंधन। उस निबंधन में कई सारी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन उस निबंधन की बुक को लिखने से पहले उन्होंने पूरे खानसार को 101 टुकड़ों में बांट दिया और हर टुकड़ों का अलग अलग मालिक डिसाइड किया। जैसे कि 101 टुकड़ों करने के बाद उन्होंने उस निबंधन वाली किताब में 2 पद डिसाइड किए, एक कॉपर का पद और एक सरदार का पद। कॉपर का पद सरदार के पदों से ज्यादा छोटा होता था। लाइक जो भी छोटे छोटे गांव होते थे, छोटे छोटे पार्ट होते थे खानसार के, उसके लिए कॉपर्स रखे जाते थे और जो बड़े बड़े एरिया होते थे उसके लिए सरदार होते थे। तो उन्होंने कॉपर के 61 लीडर्स को डिसाइड किया एंड 8 सरदार को डिसाइड किया। अब ये कॉपर और सरदार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए थे क्योंकि वही ऐसे थे जिनको वोट देने की पावर थी। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वोटिंग का सिस्टम भी रखा कि अगर फ्यूचर में किसी को भी राजा बनना है तो वो वोट दे करके इस मेन गद्दी पे वो बैठ सके। अगर वो वोट देंगे तो उनका 1 वोट गिना जाएगा। और वहीं जो सरदार थे, जो 8 जिसके लीडर थे, उनको 3 वोट का पावर दिया गया। एंड शिव मन्नार ने इस चीज का एक सिंबल डिसाइड किया जो कि था हाथ का कड़ा। जो कॉपर थे उनके हाथ का कड़ा पतला होता था एंड जो सरदार थे उनके हाथ का कड़ा थोड़ा मोटा होता था। और जब भी वोटिंग होने वाली होती थी तो वो उसी कड़े से अपने वोट्स को डिसाइड करते थे, बताते थे कि ये मेरा इतना वोट है।
एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो शिव मन्नार था, जो लीडर था, वो खुद को अपने आप को 15 वोट की ताकत का कड़ा दिया। मतलब उनके पास 15 वोटों की ताकत थी। मतलब फ्यूचर में जो भी राजा बनेगा उसके पास खुद को देने के लिए 15 वोटों की ताकत होगी। वो किसी को भी 15 वोट दे सकता है। इसी की वजह से फिर ये कानून बनाने के बाद, निबंधन लिखने के बाद, उस कानून में तो कई सारी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन एक रूल सबसे इंपॉर्टेंट था, वो था बलवान का ही राज्य, बलवान की ही गद्दी। मतलब जो जितना पावरफुल होगा खानसार में, वही आगे चल के राजा बनेगा। और यही एक फैक्टर होता है जो आगे खानसार में इतना ज्यादा बवाल मचाता है। अब टाइम धीरे धीरे बीतता है और शिव मन्नार की मौत हो जाती है। उनका अंतिम संस्कार जब होता है तो हमें ये पता चलता है कि अब सौर्यांगा कबीला ही ऐसा कबीला है जो बहुत ज्यादा पावरफुल कबीला बचा हुआ है, क्योंकि मन्नार में शिव मन्नार थे, वो तो मर गए। तो सौर्यांगा कबीले का सबसे पावरफुल बंदा, जिसका नाम था धारा, उसको राजा बनाया जाने वाला था। लेकिन शिव मन्नार का बेटा, जिसका नाम था राजा मन्नार, वो ये चीज देख के खुश बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वो उसको लगता है कि वो गद्दी उसके बाप की है, मतलब वो गद्दी उसकी है। और वो नहीं चाहता था कि सौर्यांगा कबीले का धारा उस गद्दी पे बैठे। लेकिन सौर्यांगा कबीले के लोग मन्नार कबीले से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो इसीलिए राजा मन्नार एक प्लान बनाता है और वो रातों रात सोते हुए सौर्यांगा कबीले को मारने का आदेश दे देता है। और उसके सभी के सभी सिपाही रातों रात जाकर के सौर्यांगा कबीले को सोते हुए मार डालते हैं। उस वक्त राजा मन्नार को तो लगता है कि सारे के सारे सौर्यांगा कबीले खत्म हो चुके हैं, सारे लोग खत्म हो चुके हैं। लेकिन राजा मन्नार को ये बात पता होती है कि अगर सौर्यांगा का एक भी बंदा बच गया, एक भी आदमी बच गया, तो सौर्यांगा का बदला बहुत भयानक होगा। इसीलिए वो आदेश देकर के भेजते हैं कि एक भी सौर्यांगा के बंदे को मत छोड़ना, चाहे वो बच्ची हो चाहे वो औरत हो, सबको मार डालो। खैर, उनके हिसाब से तो सारे के सारे सौर्यांगा के कबीले के लोग मारे जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने खानसार में चारों तरफ से दीवार बनवा देते हैं, एक मोटी मोटी बड़ी बड़ी दीवारें, जिससे उनको इस चीज का डर होता है कि कभी फ्यूचर में अगर कोई भी सौर्यांगा जिंदा भी हो तो वो हमारे ऊपर हमला ना कर पाए। वो और भी ज्यादा आर्मी बुला लेते हैं, अपनी आर्मी को और भी ज्यादा मजबूत कर लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ होता है एक प्रॉब्लम, वो होता है देवा और वर्धा। वर्धा शिव मन्नार की दूसरी बीवी का लड़का होता है, और वहीं देवा वो होता है हमारे सौर्यांगा कबीले के नायक यानी धारा, जो कि राजा बनने वाला था, उसका लड़का, यानी राजा का लड़का देवा। उस वक्त जब सौर्यांगा कबीले को मन्नार कबीले के लोग जान से मार रहे थे, उस वक्त देवा अपनी माँ को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन वर्धा, जो कि हमारे खुद राजा मन्नार का बेटा होता है, वो हमारे देवा को आकर के बचाता है। एंड उसको बचाने के लिए वो अपने हाथ की जो 8 ताकतों वाली सरदार की पावर थी, उस कड़े को वो उस इंसान को दान दे देता है, उस गुंडे को दान दे देता है जो गुंडा हमारे देवा को मारने के लिए आया था। वो गुंडा उस 8 पदों वाले सरदार के कॉपर को रखता है और वहां से चला जाता है। और इसी वजह से वर्धा उस सौर्यांगा यानी हमारे देवा को अपने उस देश से यानी खानसार से बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो जगह उसके लिए सेफ नहीं होती है। इसीलिए देवा और उसकी माँ दोनों खानसार छोड़ देते हैं। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी चीज होती है, जो कि उसके राजा मन्नार को जब ये बात पता चलती है कि वर्धा ने अपने हाथ की कड़े को कुर्बान कर दिया, तो उसी दिन से जो हमारा राजा मन्नार होता है वो वर्धा से बात करना छोड़ देता है और उसे पावर से, उस गद्दी से निष्कासित कर देता है, एक आवारा की तरह। टाइम आगे बढ़ता है और ठीक 20 सालों बाद चीजें सारी अच्छी से चल रही होती है। राजा मन्नार राज कर रहा होता है गद्दी पे, और हमारे 61 लीडर्स होते हैं, 1 वोट वाले कॉपर के, और 8 सरदार होते हैं, जिसमें से 5 घनियार कबीले के सरदार होते हैं और 3 मन्नार कबीले के सरदार होते हैं। क्योंकि 20 साल पहले शिव मन्नार ने पूरे सौर्यांगा कबीले को खत्म कर दिया था, तो उनके हिसाब से केवल 2 ही कबीला बचा था, घनियार और मन्नार। इसीलिए उन्होंने घनियार को 5 सीटें दी थी लीडर वाली, और मन्नार को, मतलब अपने ही लोगों को, 3 सीटें दी थी, जिसमें घनियार में एक था बाली, दूसरा था गुरुंग, तीसरा था चीका, चौथा था रंगा और 5वां था नारंग। और वहीं मन्नार में पहला था ओम, दूसरा था भारवा, जो कि हमारे राजा मन्नार की पहली पत्नी की बेटी का पति था, फिर था रुद्रा, जो कि हमारे राजा मन्नार की पहली पत्नी का सबसे बड़ा बेटा था। एंड अब आता है हमारे राजा मन्नार की बेटी, जिसका नाम था राधा रमा। खैर, इसको कोई भी सीट और लीडर वाला कुछ मिला नहीं था, लेकिन ये पूरे के पूरे खानसार की शान थी, ये मन्नार की शान थी, और इसके पास भी बहुत ज्यादा पावर थी। इसके पास पावर थी कि कुछ भी लागू कर सकती थी और कुछ भी हटा सकती थी। भले ही ये कोई लीडर नहीं थी, लेकिन पावर इसके पास भी बहुत थी।
चीजें सही चल रही होती हैं, लेकिन तभी हमारा भारवा आकर के बोलता है हमारे राजा मन्नार से कि आपका बेटा यानी वर्धा उसके बचपन में भले अपने सरदार के पद को गवा दिया, लेकिन उसकी सजा उसको आज तक मिल रही है और उसका चेहरा आपके पिता यानी शिव मन्नार से मिलता है, तो आप उसके साथ अब अन्याय मत करिए, उसको भी एक सरदार की गद्दी दीजिए, वो भी उसका हकदार है। राजा मन्नार इसके बारे में सोचता है एंड वो ये डिसाइड करता है कि उसे भी एक गद्दी मिलनी चाहिए। तो वो जाके रंगा से बोलता है कि रंगा अपनी गद्दी दे दे हमारे वर्धा को। और वो रंगा से ही क्यों बोलता है? क्योंकि रंगा का ही बाप वो बंदा होता है जिसको बचपन में हमारा वर्धा कड़ा फेंक के यानी देवा को बचाने के लिए दिया हुआ होता है। और ये बात हमारे राजा मन्नार को पहले से ही पता होती है, इसीलिए वो रंगा से बोलता है कि तुम अपनी गद्दी छोड़ दो और उस गद्दी पे वर्धा को बैठने दो। सारी लड़ाई इसी जगह से शुरू होती है और इसीलिए ये लड़ाई इस गद्दी के लिए स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे करके। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि सबका गोल और सबका मोटिवेशन इस गद्दी के लिए अलग अलग होता है। जैसे रुद्रा जो कि बचपन से ही हमारे वर्धा को पसंद नहीं करता था एंड वो चाहता था कि उसको वर्धा को मार दे, लेकिन उसका मेन फोकस था कि आगे चल के वो खानसार का राजा बने, तो उसके दिमाग में खानसार का राजा उसे ही बनना था। और वही दूसरी तरफ रंगा अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहता था। तीसरी तरफ हमारे जो घनियार कबीले वाले थे उनका एक अलग ही विचार था, एक अलग ही प्लान था, क्योंकि वो भी हमेशा से चाहते थे कि वो खानसार पे राज कर सके एंड उन्होंने भी अपनी पूरी की पूरे वेपन्स, अपनी पूरी की पूरी टीम इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था। एंड यही रीजन था इतने ज्यादा वेपन इंपोर्ट कराए थे खानसार में घनियार कबीले वालों ने। और इसीलिए हमारा जो राजा मन्नार था वो अपना राज्य छोड़ करके बाहर गया था ये पता करने के लिए कि कौन है जो इतना ज्यादा वेपन वो खानसार में इंपोर्ट कराया है। लेकिन खानसार में तो कुछ और ही चल रहा था। खानसार में अब पूरी की पूरी लड़ाई होने लगी, खानसार में पूरा का पूरा आग धधक चुका था एंड अब सब लोग पड़ गए हमारे वर्धा को मारने के पीछे, क्योंकि सबका जो गोल था वो वर्धा को मारने से ही शुरू हो रहा था। जैसे कि अगर रुद्रा वर्धा को मार देता तो वो राजा के गद्दी के करीब पहुंच जाता और वहीं हमारा रंगा वर्धा को मार देता तो उसकी गद्दी उसको मिल जाती। लेकिन सबसे बड़ी बात भारवा, जैसा कि मैंने तुमको पहले ही बताया था कि राजा मन्नार ने सौर्यांगा कबीले को पूरा का पूरा खत्म कर दिया था, लेकिन उसमें से कुछ सौर्यांगा के बच्चे जिंदा बच गए थे। तो उसमें से भारवा होता है जो कि असली सौर्यांगा होता है, जो कि बचपन से ही अपने बदले की आग में जल रहा होता है। वो बड़ा होता है, वो मन्नार बन के रहता है और वही हमारे राधा रमा से शादी करता है। क्यों? क्योंकि उसे बदला चाहिए होता है। उसका बदला ये होता है कि वो खानसार की इस गद्दी को तबाह कर दे, मन्नार कबीले को पूरा का पूरा तबाह कर दे, क्योंकि उसे रिवेंज चाहिए होता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा देवा वो भी असली सौर्यांगा यानी हमारे सौर्यांगा के सरदार का बेटा होता है। और यहाँ पर वर्धा को अब जरूरत पड़ती है हमारे देवा की, क्योंकि सारे के सारे लोग अब वर्धा के पीछे पड़ चुके होते हैं और वर्धा को सारे के सारे लोग मारने ही वाले होते हैं। तभी हमारे खानसार में सीज फायर लग जाता है। सीज फायर खानसार के निबंधन का एक ऐसा कानून जिसमें 9 दिनों तक कोई भी लड़ाई नहीं होगी, कोई किसी को मार नहीं सकता। तो सीज फायर का कानून हमारी राधा रमा लगा देती है, इसलिए कि भाई वो नहीं चाहती कि खून खराब हो उसके पापा की अनुपस्थिति में। एंड जब उसका बाप राजा मन्नार आया तो वो सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर सके। लेकिन जब वो सीज फायर लगाती है देन वहां पर निबंधन का कानून आता है कि बलवान का ही राज्य, बलवान की ही गद्दी। मतलब कोई भी अगर उसके अगेंस्ट जाना चाहता है, सीज फायर को खत्म करवाना चाहता है, तो 9 दिन तक तो सीज फायर रहेगा ही रहेगा। उसके बाद होगी वोटिंग। अगर उस वोटिंग में सीज फायर के अगेंस्ट ज्यादा वोट आए तो सीज फायर हटा दिया जाएगा, और अगर सीज फायर के लिए ज्यादा वोट आए तो सीज फायर को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। मतलब ये वोटिंग किसी राजा के लिए डिसाइड नहीं की जाती है, ये वोटिंग केवल सीज फायर को खत्म करने और लागू करने के ऊपर होती है। इसीलिए ये सीज फायर जब लागू किया जाता है तो राधा रमा के अगेंस्ट उसका खुद का भाई रुद्रा ये चीज बोलता है कि मैं सीज फायर हटाने का प्रस्ताव रखता हूँ कि इसकी वोटिंग होनी चाहिए कि सीज फायर रहेगा कि नहीं रहेगा, जिसके वजह से 9 दिन का मोहलत मिलता है सबको कि 9 दिनों तक सब लोग अपना प्रचार प्रसार करो और अपने तरफ टीम इकट्ठा करो, अपने तरफ सभी नेताओं को इकट्ठा करो। मतलब सीज फायर रखना चाहिए या सीज फायर हटाना चाहिए। एंड वो 9 दिन होते हैं वर्धा के लिए सबसे खतरनाक दिन। लोग उसको परेशान कर रहे होते हैं, उसको दिक्कत दे रहे होते हैं और सारे के सारे कबीले, रुद्रा से लेके घनियार कबीले से लेकर के सारे की सारी अपनी खुद की आर्मी बुलाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सबका मेन फोकस तो यही होता है कि उन्हें वर्धा को तो मारना ही मारना है, बट उन्हें चाहिए खानसार की गद्दी।
मतलब वर्धा को मारना एक छोटा सा फैक्टर बस था, लेकिन उन लोगों के मन में तो बहुत पहले से ही था कि उन्हें खानसार की गद्दी चाहिए। इसीलिए हमारा रुद्रा जो है वो पंडित को बुलाता है। फिर रिपब्लिशियन आर्मी साइबेरिया आती है, ब्लैक ब्रिज आर्मी ऑस्ट्रिया की, फ्रंटियर रिबेल यूक्रेन से, वजीर लश्कर अफगानिस्तान से, केजीबी रिबेल आउटफिट रशिया से जो कि नारंग बुलाता है, और रेसिस्टेंस मिलिट्री साउथ साइबेरिया से। इतनी सारी बड़ी बड़ी टीम्स आती हैं हमारे खानसार से लड़ाई करने के लिए। मतलब सभी के सभी कबीले वाले इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं कि 9 दिन बाद जब सीज फायर हटे तो वो फुल्ली तैयार हो लड़ाई करने के लिए। और अब वो टाइम आता है वोटिंग का, जिसमें हमें क्लियरली पता चलता है कि अब सीज फायर हट चुका है। राजा मन्नार के वापसी आने के बाद भी, उनका 15 वोट देने के बावजूद भी सीज फायर का प्रस्ताव जो है वो नकार दिया जाता है, और हमारा रुद्रा का साइड जो कि सीज फायर हटाने की मांग करता है वो जीत जाता है, और सीज फायर हट जाता है। मतलब अब कोई भी लड़ाई कर सकता है, एंड इसमें से जो भी बलवान होगा वो किसी को भी मार सकता है, एंड जो भी लास्ट में बचेगा वही बन जाएगा खानसार का राजा। एंड यहीं पे हमारा देवा और वर्धा भी होते हैं, और हमारा देवा वर्धा दोनों मिलकर के कई गुटों की सफाई भी करते हैं, कई लोगों को मारते भी हैं। लेकिन यहीं पे पार्ट 1 की स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन अब स्टोरी आती है प्रेजेंट में, क्योंकि अभी तक मैं तुमको इस कहानी का पास्ट बता रहा था। कहानी का प्रेजेंट तो यही है कि हमारा प्रभास जो है वो अभी अपने मम्मी के साथ तिनसुकिया नाम के गांव में रह रहा होता है, एंड वहां पे हमारी राधा रमा जो है वो श्रुति हसन को ढूंढ रही होती है। श्रुति हसन हमारे प्रभास के पास हेल्प मांगने के लिए आती है, एंड प्रभास जो होता है वो भाई हमारे खानसार के इस ट्रक वाले इस सील पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से हमें ये बात पता चलती है कि अभी करंट कंडीशन क्या चल रही है कि खानसार में हमारा वर्धा राजा है। मतलब ये कि खानसार में आगे चल के जो कि हमें स्टोरी दिखाई जाएगी अगले पार्ट में, उसमें ये होगा कि लास्ट में कितनी भी लड़ाई हो, लास्ट में हमारा मन्नार कबीले का देवा और वर्धा ही बचेंगे, क्योंकि वही हमारे वर्धा को देवा जो है खानसार की गद्दी दिलाएगा। भले ही वो सौर्यांगा है, लेकिन वो कैसे लोगों से निपटेगा, और असली राजा तो हमारा देवा ही है, लेकिन वो फिर भी वर्धा को गद्दी दिलाएगा। और कैसे वो खानसार का कानून बनाएगा, क्योंकि हमें ये भी बात पता है कि देवा ही वो होता है जो खानसार की इस सील को बनाया हुआ होता है, क्योंकि उसके हाथ में जो टैटू होते हैं वही सेम टैटू जैसी सील यहाँ खानसार की होती है। मतलब खानसार का पूरा कानून देवा ने ही बनाया है, और देवा ने ही वर्धा को वो गद्दी दिलाई है। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से देवा को खानसार छोड़ना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट छुप के रहना पड़ता है। एंड सबसे बड़ी बात की अब देवा ने हमारे वर्धा के इस ट्रक पे यानी खानसार के इस सील को रोका है, जिसको कोई नहीं रोक सकता। तो अब देवा को क्या खामियाजा भुगतना है, और क्या आगे चल के देवा और वर्धा में सच की लड़ाई होने वाली है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर तो हमें पार्ट 2 में ही देखने को मिलेगा। और मैंने सालार मूवी पे पूरी की पूरी एक सीरीज चालू की है, जिसमें मैंने कई सारी चीजों के बारे में इस मूवी में बात किया है, जिसकी प्लेलिस्ट यहाँ पे आ रही है। क्लिक करो और सारी की सारी वीडियो को देखो, तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, और पार्ट 2 और भी ज्यादा क्लियर होगा जब तुम इन सभी वीडियो को देख लोगे, समझने में आसानी मिलेगी। तो मिलते हैं इन्हीं वीडियो में। गुड बाय।